सोशियोलॉगस चैनल में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं विश्वंभर नाथ प्रजापति। हम लोग इसके पहले वाले लेक्चर में डिस्कशन किए थे संरचनात्मक प्रकार्यात्मक के जो महत्वपूर्ण विद्वान हैं एम एन श्रीनिवास, उनके बारे में डिस्कशन किए थे। आज जो हम बात करने वाले हैं वो यश दुबे, जिनका पूरा नाम श्यामाचरण दुबे है, उनके बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण विचारक हैं संरचनात्मक प्रकार्यात्मक परिप्रेक्ष्य का। तो इनकी बायोग्राफी से शुरू करते हैं, फिर इनकी रचनाएं, इनके काम, उसका डिस्कशन करेंगे। तो श्यामाचरण दुबे का जन्म 25 जुलाई 1922 को नरसिंहपुर मध्य प्रदेश में हुआ था और मृत्यु जो है 4 फरवरी 1996 को हुई थी। इन्होंने जो अपना पीएचडी पूरा किया, पीएचडी में जो इनका टॉपिक था जिस पे इन्होंने अपना शोध किया, मध्य प्रदेश की कमार जनजात में बदलती खेती पर शोध इन्होंने किया कि जो जनजाति है उसमें खेती का पैटर्न कैसे चेंज हो रहा है, उस पर इन्होंने अपना शोध किया। और इन्होंने गांव पर भी अध्ययन किया। जो गांव पर अध्ययन किया उसमें संरचनात्मक प्रकार्यात्मक उपागम के आधार पर गांव का अध्ययन किया, इसीलिए इनका संरचनात्मक प्रकार्यात्मक परिप्रेक्ष्य में अध्ययन भी करते हैं। और इनकी जो महत्वपूर्ण कृतियों को जान लेते हैं, क्योंकि कृतियों से सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। तो 1951 में द कमार लिखा इन्होंने। पीएचडी भी आपको पता है कि पीएचडी भी इन्होंने कमार जनजात पर ही किया। 1955 में इंडियन विलेज लिखा और 1958 में इंडियाज चेंजिंग विलेजेज। 1971 में एसेज ऑन मॉडर्नाइजेशन। 1971 में ही एक्सप्लेनेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ चेंज। 1977 में ट्राइबल हेरिटेज ऑफ इंडिया संपादित किया 1977 में। मॉडर्नाइजेशन एंड डेवलपमेंट उन्होंने 1988 में लिखा। ऑन क्राइसिस एंड कमिटमेंट इन सोशल वैल्यूज इंडियन सोसाइटी, ये दोनों 1992 में लिखा। मानव और संस्कृति 1993 में लिखा। 1975 में भारतीय ग्राम लिखा। विकास का समाजशास्त्र, समय और संस्कृति, संक्रमण की पीड़ा, परंपरा और परिवर्तन, इतिहास, बोध और संस्कृति 1993 में लिखा। इनकी रचनाओं से आपको यह भी पता चल जाता है कि किन विषयों पर यह लगातार लिखते रहे। यहाँ पर आप लोगों की सुविधा के लिए, क्योंकि पिक्चर्स टोल्ड 1000 वर्ड्स कहा जाता है कि एक तस्वीर जो है हज़ारों शब्दों को बयां करती है, तो यहाँ पर उनकी जो किताबें हैं उसको मैंने यहाँ पे आपके लिए एक साथ कलेक्ट करके रखा हुआ है कि इसको आप देख लें और जिससे पता चल जाए कि ये सारी जो किताबें हैं, जो सारी रचनाएं हैं, वो श्यामाचरण दुबे की हैं। इसमें आप लोग इसको ध्यान से देखिएगा। अब आते हैं जो उन्होंने किताबें लिखी, वह ग्रामीण जीवन, सामुदायिक विकास, आधुनिकीकरण, परिवर्तन का प्रबंधन, परंपरा तथा विकास, यह सभी कुछ था उनकी रचनाओं में। कुछ पुस्तकें उन्होंने हिंदी में भी लिखी। मानव और संस्कृति आप पिक्चर में भी देख सकते हैं, यहाँ पर मानव और संस्कृति है। भारतीय ग्राम है, यहाँ पे विकास का समाजशास्त्र है। संक्रमण का पीड़ा है, यहाँ पे भारतीय समाज परिचय माला के संपादक भी थे। यह एक पत्रिका थी जिसका संपादन भी यह किए। और दुबे की रचनाओं में है जिन इन्होंने महत्वपूर्ण बिंदुओं को सम्मिलित किया है, उनमें से जो 6 महत्वपूर्ण बिंदु हैं वो है आदिवासी समाज, ग्राम अध्ययन, सामुदायिक विकास कार्यक्रम, आधुनिकीकरण और विकास। 5वां है राजनीतिक समाजशास्त्र। 6वां जो है भारतीय समाज। प्रोफेसर दुबे गांव को अर्ध स्वायत्त इकाई मानते हैं। इंडियन विलेज 1955 में इन्होंने लिखी थी। सबसे चर्चित किताब है इनकी। अक्सर पूछा जाता है कि यह किस पे अध्ययन किया गया था, इसके लेखक कौन थे, तो यह बिल्कुल ही याद रखिएगा। और इंडियन विलेज जो 1955 में लिखी गई, यह भारतीय समाज का अध्ययन संरचनात्मक प्रकार्यात्मक परिप्रेक्ष्य में इसमें किया गया है कि संरचनात्मक प्रकार्यात्मक परिप्रेक्ष्य से कैसे भारतीय गाँव का अध्ययन किया जा सकता है। और इंडियन विलेज जो किताब थी वह समीरपेट पर थी। समीरपेट एक जगह है जो हैदराबाद से 25 किलोमीटर दूर एक गांव है, वहां पर इन्होंने अपना अध्ययन किया। पेट मतलब गांव होता है, जैसे जगह जगह की बात है कि कोई ना कोई शब्द जुड़ जाता है, तो समीरपेट, करीमपेट, इस तरह के गांव के उधर नाम होते हैं हैदराबाद में। तो 25 किलोमीटर दूर समीरपेट नामक गांव पर इन्होंने अध्ययन किया। और जो
प्रोफेसर दुबे का अध्ययन था वह उसी तरह से था जैसे रॉबर्ट रेडफील्ड ने 1930 में मैक्सिको के एक गांव का किया था। उसी तरह से प्रोफेसर दुबे ने भी अध्ययन किया था। और दुबे जो गांव का अध्ययन करते हैं यानी समीर पेट का अध्ययन करते हैं, जहां पर हिंदू भी थे मुस्लिम भी थे, वह 3 महत्वपूर्ण जो है इकाइयों को सम्मिलित करते हैं अपने अध्ययन में। इसको याद रखिएगा, कई बार पूछता है। पहला जो है ग्राम समुदाय में जाति व्यवस्था, यानी कि समीर पेट को समझने के लिए इन्होंने जाति व्यवस्था को समझने की कोशिश की। दूसरा जो है आंतरिक गठन, आंतरिक गठन यानी कि सत्ता और न्याय, कैसे उस गांव में कौन सत्ता में रहता है, यानी किसके पास एक तरह से कह सकते हैं ज़्यादा अधिकार हैं। और दूसरा जो है कि अगर कोई फैसला लेना होता है तो वह फैसला कैसे लिया जाता है, इसके बारे में। और तीसरा जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं वह है अंतर्जातीय व अंतर्ग्रामीण संगठन में विभाजित, कि कैसे एक जात से दूसरे जात का संबंध है, कैसे एक गांव का, जिस गांव में लोग रह रहे हैं समीर पेट के, उनका दूसरे गांव से कैसे संबंध है इसका। तो यह तीनों ही बिंदु याद रखिएगा। और गांव में रहने वाला व्यक्ति मात्र ग्राम समुदाय का सदस्य नहीं होता है, वह किसी जात का, धार्मिक समूह का या आदिवासी समूह का भी सदस्य होता है। और साथ में जो उसके आसपास के गांव होते हैं, जो आसपास फैले हुए गांव होते हैं, उसका अन्य गांव से संबंध भी होता है। और जब भारतीय परंपराओं की बात करते हैं प्रोफेसर दुबे, तो वह मिल्टन रेडफील्ड और रॉबर्ट रेडफील्ड और मिल्टन सिंगर की बहुत सारी अवधारणाओं से प्रभावित होकर अध्ययन करते हैं। तो रॉबर्ट रेडफील्ड और मिल्टन सिंगर ने बृहद एवं लघु परंपराओं की अवधारणा दिया। मैकिम मेरियट ने लोक व्यापीकरण और स्थानिकीकरण की प्रक्रिया पर अपना जो है अध्ययन प्रस्तुत किया था। इन्हीं के हिसाब से जो है गांव को समझने की, परंपराओं को समझने की कोशिश प्रोफेसर दुबे ने किया। तो पहले जान लेते हैं कि क्या है लघु परंपरा। शब्द से ही पता चला, लघु मतलब छोटी जगह, छोटा होगा। तो लघु परंपरा का एक स्थानीय क्षेत्र होता है, अर्थात एक छोटे क्षेत्र के अंदर जो विश्वास धीरे धीरे विकसित होते हैं। तो बहुत सारी परंपराएं आप लोग पाएंगे कि सब जगह नहीं होती हैं, कुछ कुछ क्षेत्रों में ही होती हैं, बहुत ज़्यादा क्षेत्रों में नहीं होती है। जैसे उदाहरण के तौर पे आप लोग इस एरिया में लोग तरकुलहा देवी में विश्वास करते हैं कि तरकुलहा देवी हैं। तो वो क्या है, तरकुलहा देवी जो है मान लीजिए वो लघु परंपरा का उदाहरण है, क्योंकि तरकुलहा देवी आपको दिल्ली में नहीं मिलेंगी, आपको बंगाल में नहीं मिलेंगी। वह आसपास जो देवरिया के आसपास के ज़िले हैं वहीं पे इनका जो क्षेत्र है। बृहद परंपरा, बृहद परंपरा जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट है कि बृहद परंपराएं अधिक विस्तृत, प्राचीन, मौलिक धर्म ग्रंथों से संबंधित, चिंतनशील, अभिजात वर्ग से संबंध, व्यवस्थित तथा शास्त्रीय विषय वस्तु पर आधारित होती है। मतलब धार्मिक किताबों में जिस तरह का वर्णन है, जिस तरह का डिस्कशन है, जो देवी देवता हैं, जो रीति रिवाज हैं, उसके आधार पर जो परंपराएं होती हैं वो बृहद परंपरा होती है। और ये सामान्यतः किसी भी समुदाय में जो सबसे अपने आप को ऊंचा समझते हैं धार्मिक आधारों पे, उन्हीं की परंपराएं होती हैं और हर जगह फैल जाती हैं, मतलब हर जगह होती हैं। यस्सी दुबे का विचार है कि बृहद परंपराओं का तात्पर्य विश्वासों, कर्मकांडों तथा सामाजिक प्रतिमानों की उस संयुक्तता से समझा जाता है जो नियमबद्ध एवं पवित्र ग्रंथों से संबंध है। कहने का मतलब है कि बृहद परंपरा का सीधा सीधा संबंध जो होता है धार्मिक ग्रंथ, धार्मिक किताबों से होता है, जिसमें लोगों की बहुत ज़्यादा आस्था होती है, यानी बहुत बड़े वर्ग में उसमें लोग उस किताब को पवित्र मानते हैं, उसके रीति रिवाजों को, उसकी परंपराओं को मानते हैं। ऐसे को बृहद परंपरा का नाम दिया गया है। एक और महत्वपूर्ण अवधारणा है स्थानीयकरण। स्थानीय मतलब नाम से ही पता चल जा रहा है कि कोई भी वह प्रक्रिया जो समूह की भावना को संकीर्ण बनाती है अथवा समूह में ग्रामों की स्थानीय विशेषताओं को उत्पन्न करती है, जिसमें स्थानीय धार्मिक विश्वासों का विशेष महत्व होता है, वह स्थानीयकरण कहलाता है। जैसे मैंने उदाहरण दिया था अपने लेक्चर में भी, आप लोगों ने क्लास अटेंड किया होगा तो, कि खप्पर पूजा, यहाँ के कुछ कुछ गाँवों में खप्पर पूजा होती है। तो वह खप्पर पूजा कुछ ही स्थानीय गांव में होती है, आस ही पास जगहों पे होती है, उसकी स्थानीयता है। ऐसा नहीं है कि भारत के सभी लोग या मान लीजिए हिंदू समुदाय के सभी लोग खप्पर पूजा करते हैं, ऐसा नहीं है। वह कुछ स्थानीय जो गांव हैं वहीं पे सीमित होता है, वहीं पे वो जो गांव की दायरा है उसी में ही वो पाया जाता है, और वह बहुत ज़्यादा नहीं फैला होता है, कम क्षेत्रों में ही होता है। तो
तो वह स्थानीयकरण माना जाता है। सर्वव्यापीकरण, मैकिम मेरियट के अनुसार सर्वव्यापीकरण की प्रक्रिया का तात्पर्य बृहद परंपरा का उन तत्वों में निर्मित होना है जो छोटी परंपराओं में पहले से ही विद्यमान होती हैं और जिनसे बृहद परंपराएं आच्छादित रहती हैं। सर्वव्यापीकरण का मतलब यह है कि कुछ ऐसे तत्व हैं जो बृहद परंपरा के हैं, जो छोटी परंपरा से भी जुड़े हुए हैं और जिनका विस्तार हो रहा है। जैसे छठ पूजा है, छठ पूजा पहले बिहार में ही केवल मनाया जाता था, लेकिन अभी देखिए पूर्वांचल में मनाया जाता है, दिल्ली में मनाया जाता है, लखनऊ तक पहुंच गया है, बम्बई में भी पहुंच गया है। तो कहने के लिए यह पहले कुछ ही जगहों पे था। मान लीजिए कि इसको माना जाता है कि वैदिक जो परंपरा है उसमें से एक महत्वपूर्ण परंपरा है सूर्य को अर्घ देना, उनकी पत्नी उषा को अर्घ देना। तो पहले इसका दायरा कम था, लेकिन अब इसका सर्वव्यापीकरण हो गया, मतलब कि ये बहुत जगहों पे फैल गया है, बढ़ रहा है। तो यानी कि ऐसी परंपराएं जो है जिनका मान लीजिए जिक्र किताबों में था, वो फैल रहा है, बहुत बड़े एरिया में, बहुत बड़े दायरे में, बहुत बड़े क्षेत्र में जा रही है, तो उसको सर्वव्यापीकरण का नाम दिया गया है। आधुनिकरण पर भी विचार है प्रोफेसर दुबे का। प्रोफेसर दुबे जो है आधुनिकीकरण के 5 आयाम मानते हैं। वह 5 आयाम क्या हैं? प्रौद्योगिकी यानी टेक्नोलॉजी, आर्थिक यानी इकोनॉमिक, राजनीतिक यानी पॉलिटिकल, सामाजिक यानी सोशल, 5वां मनोवैज्ञानिक साइकोलॉजिकल। प्रोफेसर दुबे कहते हैं आधुनिकीकरण के फलस्वरूप व्यक्तियों में तर्क, परानुभूति, गतिशीलता एवं सहभागिता बढ़ती है। माने आधुनिकीकरण की एक तरह से ये विशेषताएं भी हो गई कि व्यक्ति में तर्क आएगा, परानुभूति होगा, गतिशीलता मतलब आगे बढ़ने का, आगे समाज में बढ़ना चाहता है कोई व्यक्ति, एक जगह से दूसरे जगह पे भी गतिशीलता बढ़ रही है। सहभागिता, बहुत सारे लोकतांत्रिक प्रक्रियाएं हैं उसमें सहभागिता बढ़ रही है। यस्सी दुबे का मानना था कि परंपराओं के प्रति लगाव सार्वदेशिक व सर्वकालिक है। माने परंपराओं के लिए लगाव ऐसा नहीं है भारत के लोगों को ही होता है, किसी भी देश के लोगों को अपनी परंपराओं से लगाव होता है, यानी सब जगहों पे और हर समय होता है। ऐसा नहीं है कि आज है कल नहीं है, हर समय होता है। इसकी पुष्टि उन्होंने 5 धाराओं में वर्गीकृत की कि इनके आधार पर परंपराओं के प्रति लगाव को समझा जा सकता है। पहला है देशजीकरण एवं परंपराएं, दूसरा है जीवनीकरण एवं परंपराएं, तीसरा है पुनर्व्याख्या एवं परंपराएं, चौथा है जातीय भावना एवं परंपराएं, 5वां जो है मूल तत्वों की ओर वापसी एवं परंपराएं। तो यह प्रोफेसर दुबे के महत्वपूर्ण अवधारणाएं थी। उनकी महत्वपूर्ण किताबों के बारे में हम लोग पढ़ें, उसको आप लोग दोहरा लीजिएगा कि इनके महत्वपूर्ण किताबें कौन सी हैं, रचनाएं क्या हैं, उन रचनाओं में क्या है, महत्वपूर्ण अवधारणाओं के बारे में क्या बोलते हैं। और इसी पर प्रश्न आपके जो है ऑब्जेक्टिव भी बनेंगे और लिखने के लिए भी आता है, तो आप लोग आराम से लिख सकते हैं। और अगले लेक्चर में जब हम बात करेंगे तो हम लोग मार्क्सवादी परिप्रेक्ष्य के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।